जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर आपको जो है एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ लेकर के क्लास 6 का पार्ट 6 लेकर उपस्थित हैं, जिसमें आप पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बता दें, यदि आपको एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ सभी महत्वपूर्ण सामग्री साथ में चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आज ही आप हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क करके और यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ और वीडियो के लिए जरूर हमसे संपर्क करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बताते चलें कि यदि आपको बिहार में आकलन परीक्षा का हल प्रश्न पत्र और साथ में पीडीएफ चाहिए तो आज 111 रुपये में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए, इसमें हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी साथ में करा रहे हैं। तो आप सारे नोट्स को एक बार ससरी निगाह से देख लेंगे, यहीं से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में होंगे, इससे बाहर एक भी नहीं होगा। यहाँ पर आपके लिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को लेकर के उपस्थित है। तो देखिए, हम आपको बता दें, यदि आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं, तो यह चैप्टर जो है आपका पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत काम करेगा। यदि 6 to 8 के टीचर हैं तो आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यह काम करने वाला है। तो दोनों ही शिक्षकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अब हम एक चीज़ आपको बता दें। देखिए, यहाँ पर हम आपको क्या है, जो किताब है उसके नोट्स के बाद उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम यहाँ पर शामिल करते जाते हैं। तो आप इस स्थल रूप का ये पूरा पार्ट है जो हम यहाँ पर बता देंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, और वो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है या जो आने वाला है, उन सारे चीज़ों को हम यहाँ पर कवर अप करके ले करके आए हुए हैं। तो आप अंतिम तक सिर्फ जुड़े हुए रहिएगा, इससे 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्थल रूप के बारे में क्या कहा गया है। पृथ्वी पर स्थल रूप का निर्माण 2 प्रकार की प्रक्रियाओं के कारण होता है। तो हम लोग देखते हैं, स्थल पर कहीं पर्वत देखते हैं, कहीं पठार देखते हैं, कहीं मैदान देखते हैं ना, बहुत तरह का चीज स्थल पर मिलता है। तो वो 2 कारणों से हुआ है, उसी चीज को बताया जा रहा है कि 2 कारणों से हुआ है। एक है आंतरिक कारण से होता है और एक होता है बाह्य कारण से इसका निर्माण होता है। तो देखिए, आंतरिक कारक में क्या बताया गया है, आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आंतरिक बलों की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे से होती है और आंतरिक प्रक्रिया में ज्वालामुखी एवं भूकंप को प्रमुख माना जाता है। देखिए, आंतरिक प्रक्रिया जो स्थल रूप का चेंज हो जाता है, कहीं गड्ढा हो जाते हैं, कहीं टीले हो जाते हैं, कहीं पर्वत बन जाते हैं, तो उसका कारण देखिए आंतरिक कारण में बताया गया है आपको यहाँ पर ज्वालामुखी। ठीक है, क्या बताया गया, ज्वालामुखी और भूकंप के कारण यहाँ है स्थल रूप में परिवर्तन होता है। अब देखिएगा, बाह्य बल में क्या लगता है, तो बाह्य बल यानी बाहरी बल, यह पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है और यह 3 चरणों में पूरा होता है। बाह्य बल मतलब जो बाहर से लगता है, तो उसमें होता है, देखिए, एक अपरदन, एक परिवहन और तीसरा निक्षेपण। इसी के कारण स्थल रूप में परिवर्तन होता है। तो अब आप यहाँ पर जानना चाहिए कि अपरदन क्या है। तो देखिए, अपरदन है कि पृथ्वी पर चट्टानों की ऊपरी परत का टूटना और खिसकना अपरदन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि चट्टान है, ये क्या होती है, कभी धूप से कभी पानी से यहाँ से चटक चटक के टूटती है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपरदन। अब क्या होता है, ये जो छोटा छोटा भाग टूटा हुआ है चट्टानों का, वो सेकेंड बार में वो परिवहन कहलाता है। परिवहन में क्या है, तो अपरदन की क्रिया से उत्पन्न पदार्थ के टुकड़े, कण या मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की क्रिया को यहाँ पर परिवहन कहलाता है। तो देखिए, परिवहन का मतलब ही होता है ढोना। तो क्या होता है, कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात के कारण क्या होता है, तो यहाँ पर जो चट्टानें होती है उसके कण चटक जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं। और बरसात के दिनों में क्या होती है, ये यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान जा करके जमा हो जाते हैं। तो वही जो अपरदन के कारण जो चीजें जमा हुई उसको कहते हैं परिवहन। अब देखिएगा, निक्षेपण क्या है, तो परिवहन की क्रिया के फलस्वरूप उपयुक्त सभी पदार्थों को एक जगह पर जमा कर देना निक्षेपण कहलाता है। आप देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कचरा का ढेर है, ठीक है, ढेर है। अब क्या होता है, वर्षा के पानी होती है, तो ये सभी कचरा जा करके एक जगह कहीं ना कहीं किनारा लग जाता है और यहाँ पर मिलते हैं। तो यही परिवहन के बाद जो अगला प्रक्रिया, एक जगह उन सभी को जमा कर दिया जाता है, जहां पर पानी का धार कम पड़ता है वहीं पर ये जमा हो जाते हैं किनारे पर, पानी के किनारे पर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा गया है कि परिवहन, अपरदन, निक्षेपण क्या है, इसलिए सारी चीजों को आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बीच में वीडियो को कभी भी छोड़ करके और स्किप ना करें वीडियो को। अब देखिए, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, यहां से 2 प्रश्न एकदम निकल के आता है। ठीक है, पृथ्वी के स्थल रूप को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। एक को पर्वत,
दूसरे को पठार और तीसरे को हम लोग मैदान कहते हैं। ठीक है, अब पर्वत किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है, या पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है और समुद्र तल से 900 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहते हैं। देखिए, पर्वत, पठार और मैदान तीनों का परिभाषा कभी कभी दिया रहता है, तो 900 मीटर से ऊंचे वाले स्थान को हम लोग यहाँ पर्वत की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्र का 1/4 भाग होता है। ठीक है, पर्वत पूरे स्थलीय क्षेत्र का कितना होता है, 1/4 यानी 1/4 भाग होता है। अब देखिएगा, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला क्या होता है, जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटे हुए रहते हैं उन्हें पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि जहां एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटे हुए रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं पर्वत श्रृंखला। एक पर्वत से दूसरे पर्वत को पार करने के लिए घाटी या दरार का दिया जा सकता है, घाटी या दर्रा का प्रयोग होता है। एक पर्वत से दूसरे पर्वत, तो बीच में क्या होते हैं, कुछ भाग छोड़ा हुआ रहता है जिसमें दर्रा होते हैं, उसके बाद दूसरे पर्वत को संपर्क करते हैं। देखिए, मुख्य दर्रा कौन कौन है, नाथुला दर्रा और शिपकिल्ला दर्रा, ये हिमालय में स्थित दो प्रमुख दर्रा है। ठीक है, यानी हिमालय में जो एक दूसरे से सट के हिमालय पर्वतमाला बनी हुई है, तो वो दो दर्रा से पार किया जाता है, नाथुला दर्रा और शिपकिल्ला दर्रा। पूछा गया है कि हिमालय की तराई में कौन सी दो मुख्य दर्राएं आती है, तो एक नाथुला है और एक शिपकिल्ला है, हिमालय में आने वाली प्रमुख दर्राएं। अब देखिएगा, विश्व के प्रमुख पर्वत हिमालय, एंडीज, आल्प्स एवं रॉकी हैं। विश्व के प्रमुख पर्वत कौन कौन है, पर्वत की श्रेणी में कौन आता है, एंडीज आता है, आल्प्स आता है और रॉकी आता है। इन पर्वतों की ऊंचाई वाले भाग में हमेशा बर्फ जमी रहती है, जिससे हिमनदी कहते हैं। यह भी चीज पूछा गया था कि पर्वतों की ऊंचाई वाले भाग में हमेशा बर्फ जमा हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, तो अब आप समझिएगा, इसको आप क्या कहते हैं, हिमनद या हिमनदी कहते हैं। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वास्तव में मध्य अटलांटिक कटक है, जो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में है। यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो मध्य अटलांटिक कटक में है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सियाचिन हिमनदी भारत की सबसे लंबी हिमनदी है। यह हिमालय पर्वत में लद्दाख में स्थित है। इसकी लंबाई 72 किलोमीटर है। बहुत बार पूछा गया है कि कौन जो हिमनदी है जिसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो उसकी लंबाई कितनी है, 72 किलोमीटर है। और कौन सी हिमनदी है, तो सियाचिन हिमनदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी हिमनदी कौन है, सियाचिन हिमनदी है। अगला देखिएगा, पर्वत के प्रकार, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशतोस्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, यहाँ पर सभी का हम एक एक करके देख लेंगे हम लोग, क्योंकि इससे प्रश्न एगो फिक्स है आपका आना है पर्वत से। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों में मोड़ या बलन पड़ जाता है तो उन्हें मोड़दार या वलित पर्वत कहते हैं। यानी वलित पर्वत जो होता है पृथ्वी की चट्टानों में देखिएगा इस तरह से यहाँ पर पड़ जाता है दरार, ये सब, तो इस तरह से मोड़ हो जाता है। कभी कभी मोड़ इस तरह से भी होता है, मोड़ इस तरह से, बहुत तरह से मोड़ होते हैं। तो ये मोड़ जो हो गया, फोल्ड हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत का देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पर्वत बलित पर्वत है। पूछता है कि सबसे अधिक ऊंचा पर्वत कौन है, बलित पर्वत, भ्रंशतोस्थ पर्वत या यहाँ पर ज्वालामुखी या अवशिष्ट, कौन सा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत जो है वलित पर्वत है। अब देखिएगा, एशिया में हिमालय पर्वत वलित पर्वत है। पूछता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो वलित पर्वत है। यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका में रॉकी वलित पर्वत है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज वलित पर्वत है। और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार पर्वत है। हिमालय जो है विश्व का सबसे ऊंचा नवीन मोड़दार वलय पर्वत है। अब देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है कौन है, बलित पर्वत, भ्रंशतोस्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो अभी बताया था विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत जो है वो कौन है, आपका वलित पर्वत है। अगला है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, अभी बताया गया था वलित पर्वत है, भ्रंशतोस्थ पर्वत है, ज्वालामुखी या अवशिष्ट। तो देखिए हिमालय क्या है, एक नवीन प्रकार का वलय या वलित पर्वत है। ये बिल्कुल सही है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है इस प्रश्न को। हिमालय पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, यह भी आया हुआ प्रश्न है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, एशिया इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है,
वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो देखिए यहाँ पर यूरोप का कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, और ये कैसा है, वलित पर्वत है, यानी राइट आंसर इसका ए होगा, यहाँ पर ए दिया हुआ है। अगला है आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। अभी देखिए बताया था आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या दक्षिणी अमेरिका। तो यूरोप का पर्वत जो है वो आल्प्स पर्वत है यूरोप का ना। अगला देखिएगा रॉकी पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, रॉकी, एशिया, यूरोप, किस प्रकार पर, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। एशिया जो है रॉकी पर्वत जो है यहाँ पर किस महादेश में पड़ता है, ये यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा, किस महादेश में पड़ता है। तो रॉकी जो है यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका का रॉकी है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी है। एंडीज पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है, इसका उदाहरण है। एंडीज पर्वत किस प्रकार का, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। तो वलित पर यहाँ पर जो एंडीज है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो वो आपका वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, तो अभी बताया गया था दक्षिणी अमेरिका, किस में है, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज है, अभी इसके पहले बता दिया था। अब चलिए बृहस्पति पर्वत को पढ़ लेते हैं हम लोग कि ये क्या चीज है ना। देखिएगा जब धरातल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी के कारण टूटकर ऊपर विस्थापन हो जाता है तो उससे बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए इस तरह था, अब इस तरह इसका सेक्टर चल रहा है, अब क्या होगा कि यहाँ से कुछ भाग टूट करके इस पर आकर के यहाँ पर बैठ जाता है, तो ये बृहस्पति पर्वत है जो टूट करके नीचे आके बैठ जाता है। अब देखिएगा सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, यह बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। यानी सतपुड़ा पर्वत कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है। अब देखिएगा एक चीज लिखा, झारखंड राज्य से प्रवाहित होने वाली दामोदर नदी भी भ्रंश नदी का उदाहरण है। ये भी क्या है, भ्रंश नदी का उदाहरण है। अगला देखेंगे सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तभी आपको बताया गया था वलित पर्वत है कि बृहस्पति पर्वत है कि ज्वालामुखी की अवशिष्ट पर्वत। तो देखिए सतपुड़ा किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, तो ये जो है आपका बृहस्पति पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में स्थित है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो सतपुड़ा पर्वत जो है कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। अब देखिएगा ज्वालामुखी पर्वत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। यह पर्वत शंकु के आकार का होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट कभी होता है तो इससे इतने धूल कण राख लावा निकलते हैं कि बहुत ऊंचाई तक जाकर के जमा होते हैं और इसका आकार जो होता है वो शंकु के आकार का हो जाता है, ठीक है, शंकु के आकार का हो जाता है। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप का किलिमंजारो जो है ये आपका ज्वालामुखी पर्वत है। जापान का फ्यूजामा ये भी आपका ज्वालामुखी पर्वत है, और इटली का वसीयस ये भी आपका ज्वालामुखी पर्वत है। ये तीनों प्रश्न आपका आया हुआ है एग्जाम में जी कि फिर किलिमंजारो जो है वो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजामा किस प्रकार का पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है। और यहाँ पर विसुवस किस प्रकार का ज्वालामुखी है। तो इसको एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। और ये भी पूछ देता है कि किलिमंजारो जो है कहाँ, किस महाद्वीप का ज्वालामुखी है, तो अफ्रीका का है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ दिया कि कहाँ का ये है फ्यूजीनामा और विसियस, तो फ्यूजीनामा जापान का है जी, और विसियस जो है इटली का है, एकदम दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न भी आया हुआ था जिसको हम लिख दिए हैं, किलिमंजारो पर्वत या फ्यूजियामा पर्वत या यहाँ पर विसियस किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है, वलय पर्वत, बृहस्पति पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, किस प्रकार का। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा। अब देखिए अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं। अब क्या होता है, पवन, बहते हुए जल की क्रिया के फलस्वरूप पर्वत को काट छाट होना, लाखों वर्षों की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये बहुत कम होती जाती है इनकी ऊंचाई, इसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। देखिए क्या होता है, पर्वत जो होते हैं ऊपर से जब पानी गिरती है तो उसमें कहीं ना कहीं काट छाट होते रहते हैं, जिसके कारण उसका ऊंचाई जो होता है वो कम भी होते रहता है, तो उसी को हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं यहाँ पर। अब देखिए भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब देखिएगा
अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है जो अवशिष्ट पर्वत के रूप में ग्रहण कर चुका है। देखिए बहुत बार पूछा गया कि अरावली पर्वत जो है किस प्रकार का पर्वत है। तो अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और यहाँ पर प्राचीनतम पर्वत है और ये पर अवशिष्ट पर्वत है। तो प्राचीनतम विश्व अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीन यहाँ पर जो पूछ देगा पर्वत कौन है तो आपको अरावली बोलना होगा। ठीक है, अरावली जब सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है आपसे पूछा जा रहा है। वलय पर्वत, प्रस्तोत पर्वत, ज्वालामुखी, अवशिष्ट पर्वत। तो अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। देखिए अरावली अ और अवशिष्ट अ, यानी अरावली किस में आएगा, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण में आएगा। अगला है विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत। विश्व का सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना पर्वत कौन है। हिमालय है, अरावली है, रॉकी है या इंडीज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, अब देखिएगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में आपको आ जाता है पठार जी। क्या आ जाता है आपको, पठार। अब देखिएगा पठार धरातल का वह विशिष्ट स्थल रूप है जिसकी ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। देखिए पठार की ऊंचाई कितनी होती है, 300 से 500, और पर्वत का कितना होता है, 900 मीटर से ऊंचा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है पठार का। देखिए एक्सेप्शन क्या है, तिब्बत का पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है और यह विश्व की सबसे ऊंचा पठार है। देखिए यहाँ पर अभी हम आपसे कह रहे थे कितना होना चाहिए था, 300 से 500 के बीच में, लेकिन ये कितना हो रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4500 मीटर। तो ये अपवाद है, यानी सबसे प्राचीन ये जो है तिब्बत का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है, रांची का पठार, दक्कन का पठार, महाद्वीपीय पठार। ये भी पूछा जाता है। जैसे पठार जो होते हैं यहाँ पर दो प्रकार का दिखाया है, अंतर पर्वतीय पठार और महाद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर जो तिब्बत का पठार है वो अंतरद्वीपीय पठार है, और जबकि रांची का पठार और दक्कन का पठार जो है वो महाद्वीपीय पठार की श्रेणी में आता है। देखिए कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये पूछा हुआ प्रश्न। और देखिए आपको एनसीईआरटी बुक से जो भी क्वेश्चन निकल रहे हैं ना उसको आपको एकदम इंपॉर्टेंट मान लेना है और उसी को तैयारी कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इससे लीक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप नहीं पढ़े हुए रहते हैं तो आपको लगता है बहुत दूर से क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से पूछा, कहीं से नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा था। ठीक है, अब देखिएगा लावा पठारों में काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होते हैं। देखिए लावा पठार जो होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होते हैं। अब देखिएगा महाराष्ट्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको काली मिट्टी कहा जाता है। यानी काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में, तो महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यानी कपास के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं काली मिट्टी। ठीक है, यानी काली मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण होता है। मैक्सिको सिटी, बोगोटा या रांची पठारों पर बसा हुआ नगर है। पूछता है कभी कभी कि इनमें से कौन पठारों पर बसा हुआ नगर है, तो रांची भी पठारों पर बसा हुआ है, मैक्सिको सिटी भी जो है आपको पठारों पर बसा हुआ है। अगला देखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, आपसे यहाँ पूछ दिया गया विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है, छोटा नागपुर, लावा, तिब्बत या कोई नहीं। तो राइट आंसर तिब्बत का पठार। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम बतावे, बूढ़ा घाट, दशम, नागफेनी या जोग। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन है, जोग जलप्रपात है आपका, ये राइट आंसर है। अब देखिए जोग जलप्रपात जो है किस राज्य में बहती है, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यहाँ ही गया प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती, दामोदर, गोमती या कोसी। तो शरावती नदी पर। यह प्रश्न 1001 बार आपके एग्जाम में आ गए हैं, इसलिए आप लोग सभी को इसको बना के जरूर देख लीजिएगा। अब देखिएगा काली मिट्टी जो है किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार। तो काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। काली मिट्टी किसके उत्पादन में प्रसिद्ध है, जौ, कपास, धान या गेहूं। तो काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए है, तो कपास के लिए है। अब देखिएगा मैदान, समुद्र तल से 200 मीटर तक की ऊंचाई को समतल भूभाग को मैदान कहा जाता है। तो आप पर्वत, पठार, मैदान तीनों देख लिए। 900 से ऊपर पर्वत
और 500 तक पठार, और यहाँ पर 200 से 300 तक को स्थलीय भाग के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए मैदान 3 प्रकार के होते हैं, अप्रदनात्मक मैदान, और उसके बाद जो है आपका निक्षेपात्मक और और यहाँ पर है स्थानात्मक। अब देखिएगा कनाडा का मैदान, कश्मीर घाटी का मैदान अप्रदत्त मैदान है। ठीक है, कनाडा का मैदान, कश्मीर घाटी का जो मैदान है वो कैसा मैदान है, अप्रदत्तात्मक मैदान है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो निक्षेपात्मक मैदान है, क्योंकि ये जो है किसी भी चीज़ को ले जा करके क्या करते, कहीं ना कहीं जमा कर देते, जिससे वहाँ की भूमि उपजाऊ होती है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। अब देखिए भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोरोमंडल तटीय मैदान रचनात्मक मैदान का उदाहरण है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आपको सारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ लेना है तो आप हमारे साथ हमारे मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।